एडवांस थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग के नेक्स्ट लेक्चर के साथ कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ये टॉपिक्स आज हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे। हम सबसे पहले प्रूव करेंगे कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी ट्यूरिंग मशीन्स भी क्रिएट कर चुके हैं। हम लैंग्वेजेस से रेलेवेंट इंट्रोडक्शन भी देख चुके हैं। उन लैंग्वेज से रेलेवेंट हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस क्रिएट किए। आज हम देखेंगे कि हमने प्रूव द इक्विवेलेंस ऑफ इन्यूमरेटर्स एंड ट्यूरिंग मशीन्स। तो ऑलरेडी हम ट्यूरिंग मशीन्स भी डेवलप कर चुके हैं, डिजाइन कर चुके हैं, और इन्यूमरेटर्स भी हम देख चुके हैं। हमने कुछ ऐसी लैंग्वेजेस डिफाइन करनी है कि उन लैंग्वेजेस के थ्रू उन लैंग्वेजेस से जो स्ट्रिंग्स जनरेट होते हैं उन्हें हमने ट्यूरिंग मशीन के जरिए भी एक्सेप्ट करवाना है, और उन्हीं स्ट्रिंग्स को हमने इन्यूमरेटर्स के जरिए भी एक्सेप्ट करवाना है। तो फिर हम प्रूव कर सकेंगे इन दोनों की इक्विवेलेंस। यानी इस टाइम हम बात कर रहे हैं इन्यूमरेटर्स और ट्यूरिंग मशीन के इक्विवेलेंस की। अगर सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हम ट्यूरिंग मशीन को दें और ट्यूरिंग मशीन उसे एक्सेप्ट करे, और उसके बाद इन्यूमरेटर्स के जरिए उन स्ट्रिंग्स को, या हम लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी भी यूज कर सकते हैं, तो वो बेसिकली उस केस में हम ये यानी क्लेम कर सकेंगे कि बोथ दीज आर इक्विवेलेंट बेसिकली। कुछ प्रॉब्लम्स इन्यूमरेटर की वजह से होती हैं, वो आज हम फिर रिपीट करेंगे। तो उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को और कम करने के लिए हम डफटेलिंग का कंसेप्ट देखेंगे। उसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम्स को देखेंगे, कुछ थ्योरीज हैं वो भी डिस्कस करना है। द चर्च ट्यूरिंग थीसिस का कंसेप्ट भी हम देखेंगे, और इन कोडिंग से रेलेवेंट काफी सारे एग्जांपल्स हमने करने हैं। हिल्बर्ट 10th प्रॉब्लम से रेलेवेंट कुछ पॉलिनोमियल्स, मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल्स डिस्कस करने हैं, और फिर उसे इन्यूमरेटर से भी पास करवाना है। फिर एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम देखेंगे मेटाजेसिविक थ्योरम देखेंगे, और इससे रेलेवेंट कुछ थ्योरीज आपसे डिस्कस करनी है। जब हम इन्यूमरेटर की बात करते हैं तो इन्यूमरेटर के बारे में जब भी हम इन्यूमरेटर के एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे होते हैं तो इन्यूमरेटर में हमारे पास इनपुट नहीं होता, इनपुट सिंबल्स हम इसे नहीं देते। एक हमारे पास वर्क टेप एग्जिस्ट कर रही होती है, और एक हमारे पास आउटपुट टेप डिस्कस यानी एग्जिस्ट कर रही होती है। जब भी हम इन्यूमरेटर से रेलेवेंट डिसीजन की बात करते हैं तो तीन चीजें आपने जहन में रखनी है कि वो कौन से सिंबल हैं, वो कौन सा करंट सिंबल है जिसे हमने रिप्लेस करना है, और रिप्लेस भी करना है तो किस पर्टिकुलर सिंबल के साथ करना है। तो इसका कंसर्न बेसिकली कैपिटल क्यू के साथ आता है। कैपिटल क्यू इज बेसिकली द सेट ऑफ स्टेट्स। एक तो ये चीज हमने जहन में रखनी है कि कौन से सिंबल को हमने रिप्लेस करना है और किस पर्टिकुलर सिंबल के साथ। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने जब ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट की थी, डिजाइन की थी, तो ये चीजें हम काफी डिटेल से उसमें पढ़ चुके थे। दूसरी चीज जो हमने देखनी है कि हमारी नई स्टेट कौन सी होगी जब हमारी ट्रांजिशन होगी, कोई स्पेसिफिक ट्रांजिशन हम करेंगे। लेट सपोज हम क्यू नॉट स्टेट पे हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो किसी भी ट्रांजिशन के अगेंस्ट हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। तो ये वर्क अल्फाबेट से इसका कंसर्न काफी है। ये चीज, दूसरी चीज हमने जहन में रखनी है। तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये डिसाइड करना है कि हमने हेड को लेफ्ट पे मूव करना है या राइट पे मूव करना है। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जहन में रखनी है। जब हम बात करते हैं कि हमने फॉर्मली डिफाइन करना है इन्यूमरेटर को, तो जब भी हम इन्यूमरेटर को डिफाइन करेंगे तो कैपिटल ई की टर्मिनोलॉजी उसके लिए हम यूज करते हैं। कैपिटल क्यू इज बेसिकली द सेट ऑफ स्टेट्स के कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे इस पर्टिकुलर इन्यूमरेटर में अवेलेबल है। सबमिशन इज अ साइन दैट इज यूज्ड फॉर अल्फाबेट। किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग्स हम जनरेट करेंगे तो वो किन अल्फाबेट्स में होंगे। क्या वो 0 1 पे कंसिस्ट कर रहे होंगे, ABC पे कंसिस्ट कर रहे होंगे, या PQR पे कंसिस्ट कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली वर्क अल्फाबेट है, उसके लिए यूज होता है। क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट, एंड दिस सिग्मा इज बेसिकली यूज्ड फॉर ट्रांजिशन फंक्शन। ये ट्रांजिशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी हम इन्यूमरेटर की फॉर्मल डेफिनेशन डिस्कस कर रहे होंगे तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जहन में रखना। एक कैपिटल क्यू इज द सेट ऑफ स्टेट्स, submission is the alphabet, this is the work alphabet, we have initial state and we have transition function.
अगर एज अ होल हम ट्रांजिशन फंक्शन को देखें तो हम ऑलरेडी भी ट्यूरिंग मशीन में ये कर चुके हैं, और इन्यूमरेटर के लिए भी ये डिफरेंट नहीं है। जाहिर बात है कैपिटल क्यू तो हमें चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट्स का हमें इससे पता चलेगा। हमें वर्क अल्फाबेट भी चाहिए कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमने हमारे वर्क सिंबल्स कौन कौन से हैं, तो वो हमें वर्क अल्फाबेट से पता चलेंगे। उसके बाद ये दोनों कंबाइन होके टेंड्स टू कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू के साथ इसका कंसर्न है क्योंकि एक तो इनिशियल स्टेट हमें पता यहां से चल रही होगी, और ट्रांजिशन करके हमने किस पर्टिकुलर स्टेट पे जाना है। और उसके बाद वर्क अल्फाबेट हमें ये भी डिफाइन कर रहा होगा कि हेड को हमने लेफ्ट पे मूव करना है या राइट पे मूव करना है। और एट द एंड ऑफ द डे हम रेंज की भी बात करेंगे, तो रेंज की बात जब भी हम करेंगे तो आपका सबमिशन का यूनियन आप लेंगे एप्सिलॉन यानी एम्प्टी सेट और हैश के साथ। एप्सिलॉन और हैश के साथ सबमिशन में वो तमाम एलिमेंट्स शामिल हैं जो कि आपके यानी वर्क अल्फाबेट का भी हिस्सा होते हैं। लेट सपोज आपने जो स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है वो बेसिकली आपके सबमिशन, वो स्ट्रिंग्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, क्या हम 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से जाएंगे, तो ये 0 1 बेसिकली आपके सबमिशन का हिस्सा होंगे जिसे हम अल्फाबेट्स भी कहते हैं, या हम ए और बी के कॉम्बिनेशन से जाएंगे तो ये ए और बी बेसिकली सबमिशन का हिस्सा होंगे। तो दिस पोर्शन इज बेसिकली द रेंज। In other words, this portion basically tells us about the output of that particular enumerator. So this whole is basically the formal definition of your enumerator. जब भी आपसे फॉर्मल डेफिनेशन का पूछा जाए enumerator का, तो आपने ये सारी के सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ये सारी के सारे टर्म्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अगर हम देखें हाउ डज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ई इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर इन्यूमरेटर लुक लाइक। तो जब भी आप किसी भी इन्यूमरेटर की कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इट्स जस्ट लाइक दिस, अल्फा एंड बीटा इज बेसिकली द स्ट्रिंग्स। अल्फा और बीटा हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, क्यू हमारे पास स्टेट का बता रहा होता है हमें, और जो लैंग्वेज है वो बेसिकली किस फॉर्म में होगी, W1 इज अ स्ट्रिंग, उसके बाद हैश को स्कैन किया जाएगा, W2 इज अ स्ट्रिंग, उसके बाद हैश को यानी स्कैन किया जाएगा। और अगर आप जनरली इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो एट द एंड ऑफ द डे WK-1 और आपको हैश एट द एंड ऑफ द डे देखना होगा। एक्स की टर्मिनोलॉजी को भी एक्सप्लेन करते हैं कि एक्स यहाँ क्यों लिखा गया है। अब यहाँ देखें अल्फा और बीटा किससे बिलोंग कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली वर्क अल्फाबेट। वर्क अल्फाबेट का यूनियन जब आप लेंगे एम्प्टी सेट के साथ और होल स्टैरिक, दिस स्टैरिक इज बेसिकली इन द पावर, तो होल स्टैरिक मींस 0 और मोर, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। तो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर वर्क अल्फाबेट एट होल का स्टैरिक। एंड एक्स ये एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ये एक्स बेसिकली बिलोंग कर रहा है सबमिशन ऑफ स्टैरिक। इट मींस अगर सबमिशन में आपके पास 0 और 1 है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सबमिशन ऑफ स्टैरिक। इट मींस 0 और 1 की कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, तो x बेसिकली उससे बिलोंग करता है। और एट द एंड ऑफ द डे कोई भी सब स्ट्रिंग के एंड पे आपको क्या स्कैन करना है, हैश स्कैन करना है। तो बेसिकली ये इन्यूमरेटर की कॉन्फ़िगरेशन आपको ये बता रही है कि आप जब स्ट्रिंग्स को स्कैन करेंगे, आपका इन्यूमरेटर जब स्ट्रिंग को स्कैन करेगा, इन अदर वर्ड्स आपका हेड जब मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स को स्कैन करेगा, जिस तरह W1 इज अ स्ट्रिंग और W1 किससे बिलोंग कर रहा है, बेसिकली आपके सबमिशन से बिलोंग कर रहा है, तो W1 के बाद वो हैश लाजमी आना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद W2 इज अ स्ट्रिंग और उसके बाद हैश एट द एंड ऑफ द डे लाजमी आना चाहिए। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इन्यूमरेटर लुक्स लाइक। कुछ चीजें हैं जो हमें लाजमी डिटरमिन करनी है जब भी हम इन्यूमरेटर की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएंगे। व्हाट इज रिटन ऑन द वर्क टेप, क्योंकि हमने जब इन्यूमरेटर की बात की थी तो इन्यूमरेटर में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास इनपुट टेप नहीं होती, हमारे पास वर्क टेप मौजूद होती है और हमारे पास आउटपुट टेप मौजूद होती है। तो वर्क टेप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या राइट करना है। इन अदर वर्ड्स इसने किन किन स्ट्रिंग्स के अंदर जो कि अल्फाबेट्स हैं, उन अल्फाबेट्स को किस तरह स्कैन करना है। सेकेंड थिंग, विच स्टेट इन्यूमरेटर इज इन, करंटली आपका इन्यूमरेटर किस पर्टिकुलर स्टेट पे है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। व्हाट इज द करंट वर्क सिंबल, आपके वर्क टेप पे करंटली कौन सा सिंबल है जो कि ये स्कैन कर रहा है।
followed by all the contents of the output tab. तो आउटपुट टेप के कंटेंट्स के बारे में भी नो हाउ आपको होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इन्यूमरेटर से रेलेवेंट आप कॉन्फ़िगर करें, उसका जेनेरिक सिंटैक्स कॉन्फ़िगर करें, तो ये तीन चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। After outputting the complete string, enumerator will be followed by this particular hash. So ये हमने अपने कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन किया है इस enumerator के लिए कि हर स्ट्रिंग को आउटपुट करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे उसने किसे स्कैन करना है? हैश को लाजमी स्कैन करना है। तो होपफुली ये enumerator की कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ आ गई होगी। लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा बहुत enumerator से रेलेवेंट कुछ थ्योरम देखे थे। एक थ्योरम हम डिस्कस करते हैं, a language L is Turing recognizable. It means जब मैं कहूं, जब हम ये डिस्कस करें कि कोई भी लैंग्वेज ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है, इसका मतलब ये है कि ये लैंग्वेज इस पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन के लिए एक्सेप्टेबल है। इस लैंग्वेज के जरिए हमने जितनी भी स्ट्रिंग्स जनरेट की और उन स्ट्रिंग्स को जब हमने इस पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन से पास किया तो उस ट्यूरिंग मशीन ने उसे रिकॉग्नाइज किया। तो a language L is Turing recognizable if and only if some enumerator enumerates it. क्योंकि आपको अगर स्टार्ट में इस लेक्चर के हम प्रूव कर रहे हैं इक्विवेलेंस enumerator की और ट्यूरिंग मशीन की, तो हम अगर कह रहे हैं कि कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज जो कि ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है, वो तभी हो सकती है जब इफ सम enumerator enumerates it, जब वो enumerator के लिए भी रिकॉग्नाइजेबल हो। तो ये चीज हमने प्रूव करनी है, हमने थ्रू आउट इस लेक्चर में इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को प्रूव करना है। ओके, इन्यूमरेटर्स के बारे में कुछ लैंग्वेज अगर हम डिफाइन करें और इन्यूमरेटर से उसे इन्यूमरेट करवाएं, तो लेट एल बी अ लैंग्वेज, एल कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, इन्यूमरेटेड बाय एन इन्यूमरेटर ई। अब हम उसी चीज को अपने बैकएंड पे रखें कि हम प्रूव करने जा रहे हैं बेसिकली। तो हमने कोई भी लैंग्वेज ली और हमने सपोजिशन की कि दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इज इन्यूमरेटेड बाय दैट पर्टिकुलर इन्यूमरेटर। नाउ द एल इज ऑलरेडी a Turing recognizable language. It means कि L language already कोई Turing machine उसे accept कर चुकी है। अब हम supposition ये कर रहे हैं कि यही L language enumerated by an enumerator E. Now to prove this, we are given that enumerator E enumerates L. हमने basically इसे prove करना है, और प्रूफ करने के लिए स्टार्टिंग में हमें सपोजिशन करनी पड़ती है कि एक इन्यूमरेटर ई है जो ऑलरेडी इस लैंग्वेज को इन्यूमरेट्स कर चुका है। वी हैव टू शो दैट सम ट्यूरिंग मशीन एम एक्सेप्ट्स एल। हमें ये प्रूफ करना है कि कोई ऐसी ट्यूरिंग मशीन अवेलेबल है एम जो कि एल लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, द इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रोवाइड इनपुट x. Now the second step is the first step, we have to provide input x. हमने input x provide करना है। second step में run the enumerator e. अब हमने enumerator को run करना है। हर दफ each time it outputs a string. जब हम enumerator को run करेंगे किसी particular input पे, तो हर बार वो output tape पे एक string produce करेगा, और उस स्ट्रिंग को हमने क्या नाम दिया? W का नाम दिया। W में डेफिनेटली वो स्ट्रिंग होगी जो उसने आउटपुट टेप पे आउटपुट की होगी। नाउ हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये पर्टिकुलर W स्ट्रिंग, अगर ये पर्टिकुलर W स्ट्रिंग X के बराबर है, इन अदर वर्ड्स इनपुट के बराबर है, वो इनपुट जो ऑलरेडी ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है, ट्यूरिंग मशीन से हम उसे एक्सेप्ट करवा चुके हैं, तो जो हमारे इन्यूमरेटर ने आउटपुट जनरेट किया है W, हम उस पे चेक लगा रहे हैं कि अगर ये W X के बराबर है, एंड इफ W इज इक्वल टू X, गो टू एक्सेप्ट स्टेट। इट मींस कि आपका इन्यूमरेटर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग W को एक्सेप्ट कर रहा है। इन केस अगर ये W X के बराबर नहीं है, then you have to continue this process again. So these are basically two steps for the enumerator. फर्दर जब हम इससे देखेंगे, और इसका ट्रिकी पोर्शन बेसिकली ये है, इफ L इज ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल,
L हमारे पास कोई भी लैंग्वेज है, क्योंकि अब हम जेनेरिक डिस्कशन कर रहे हैं, हम बेसिकली प्रूफ की तरफ जा रहे हैं। और ये इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो चीज है हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर किसी भी स्ट्रिंग का। तो स्टार्ट करते हैं इसे। इफ L इज ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल, अगर L कोई भी एक जेनेरिक लैंग्वेज हम बात कर रहे हैं इसकी, अगर वो ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है, इट मींस कोई ट्यूरिंग मशीन उसे एक्सेप्ट कर चुका है, देन देयर मस्ट बी एन इन्यूमरेटर E। फिर हमारे पास लाजमी एक इन्यूमरेटर ई होना चाहिए जो कि इसी लैंग्वेज को इन्यूमरेट करे। उसी वक्त हम इक्विवेलेंस को क्लेम कर सकेंगे ना, कि हमारे पास एल एक लैंग्वेज है जो कि ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है, तो इट मींस देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ इन्यूमरेटर ई। हमारे पास एक इन्यूमरेटर ई होना चाहिए दैट इन्यूमरेट्स दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज एल। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है। सिंस L is already Turing recognizable, therefore some TMM accepts L। So already ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने बेसिकली लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर पढ़ा था स्ट्रिंग्स के बारे में। तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर बेसिकली सॉर्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही होता है। अब ये स्ट्रिंग्स आपको जो एग्जांपल्स नजर आ रही हैं, ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में नजर आ रही हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट, एप्सिलॉन भी आप इसे कह सकते हैं। फिर वन लेंथ की तमाम स्ट्रिंग्स, 0 और 1 जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं। फिर टू लेंथ की तमाम स्ट्रिंग, जितनी भी 2 की पॉसिबिलिटी बनती है, और ये ऑनवर्ड यही चीज जा रही है। अब जब हम यहाँ इन्यूमरेटर पे आएंगे तो इन्यूमरेटर में कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें परफॉर्म करने हैं। यहाँ एक आउटर लूप है, आप उसे कह सकते हैं, और लूपिंग वेरिएबल यहाँ हमने i कहा हुआ है, और i की वैल्यू 1 2 3 ऑनवर्ड हो सकती है। तो i की हर वैल्यू के लिए आप सेकंड स्टेप पे आओगे, सिमुलेट द मशीन m। सेकंड स्टेप में आपको इस मशीन m को सिमुलेट करना होगा ऑन x ऑफ i की वैल्यू आपको कहां से मिल रही है? फर्स्ट स्टेप से मिल रही है। तो i की वैल्यू जब 1 होगी तो आपने इस मशीन m को सिमुलेट करना है x ऑफ 1 पे। i की वैल्यू जब 2 होगी तो आपने इस मशीन m को सिमुलेट करना है x ऑफ 2 पे। i की वैल्यू जब 3 होगी तो आपने इस मशीन को सिमुलेट करना है m मशीन को x ऑफ 3 पे। नाउ थर्ड स्टेप पे, इफ m एक्सेप्ट्स xi, अगर m जो मशीन है वो एक्सेप्ट कर रही है xi इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, then you have to output that particular string on the output tag। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या है? ये 3 स्टेप्स तो बहुत इजी हमें नजर आ रहे हैं, हमने पिछले लेक्चर में भी वो प्रॉब्लम डिस्कस की थी। Why is this wrong? ये क्यों रॉन्ग है? अब ये डेफिनेशन पे डिपेंड करता है, और हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। नाउ जिस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे वो इस पर्टिकुलर स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। यहाँ कुछ रूल्स हमने डिफाइन करने अपने इन्यूमरेटर के लिए, कि हमारा इन्यूमरेटर मशीन m जो है वो एक्सेप्ट कर रही है किस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को? एम्प्टी सेट को, या एप्सिलॉन आप कह सकते हैं। तो जब एक्सेप्ट की बात हो सकती है तो आप कह सकते हैं इट इन्यूमरेट्स एप्सिलॉन। हमारा जो इन्यूमरेटर है वो m जो रिजेक्ट करेगा किस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को? 0 स्ट्रिंग को। हमारा जो m इन्यूमरेटर है वो एक्सेप्ट करेगा किसे? अगर 1 स्ट्रिंग इसे मिलती है तो एक्सेप्ट्स मीन इट इन्यूमरेट्स 1। अब प्रॉब्लम बेसिकली फोर्थ स्टेप पे आ रही है। फोर्थ स्टेप पे ये इन्यूमरेटर बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि m मशीन लूप्स फॉर एवर ऑन 0 0। जब हम उसे 0 0 स्ट्रिंग देंगे तो हमारा मशीन फॉर एवर इस लूप में आ जाएगा। वो ये एक इनफाइनाइट लूप है, और इस पर्टिकुलर लूप से वो निकल ही नहीं पाएगा। इट मींस हमारे इन्यूमरेटर ने एक और स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना था, लेकिन क्योंकि वो 0 0 स्ट्रिंग की वजह से एक लूप में चला गया है, तो वो अब प्रॉपरली इसे इन्यूमरेट नहीं कर पाएगा। दिस स्ट्रिंग विल नेवर गेट द अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम विद इन्यूमरेटर। then the enumerator will never output 0 1। इस केस में तो आप हमारा enumerator 0 1 को आउटपुट ही नहीं कर पाएगा, जबकि 0 1 belongs to L। हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि 0 1 को एक्सेप्ट कर रहा है ये पर्टिकुलर enumerator, लेकिन क्योंकि 0 1 से पहले उसे जो इनपुट मिल रही है वो 0 0 इनपुट है, 0 0 स्ट्रिंग है, और वो स्ट्रिंग उसे एक लूप में लेके जा रही है, और एक इनफाइनाइट लूप में लेके जा रही है। तो इट मींस 0 1 स्ट्रिंग की तो बारी ही नहीं आ पाएगी।
ठीक, और 01 हमारे पास बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज है, सो वी हैव टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम। नाउ हमें इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। नाउ एन्यूमरेटर के जरिए हमने उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया जिस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो डॉवटेलिंग की टेक्निक यूज करते हैं। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज कॉज्ड इन एन्यूमरेटर is basically removed with the help of dovetailing technique. अब dovetailing technique basically क्या है? इसमें अगर फर्स्ट स्टेप को आप देखें तो फर्स्ट स्टेप को आप आउटर लूप कंसिडर करें और सेकंड स्टेप को आप इनर लूप कंसिडर करें। तो फर्स्ट स्टेप की हर एक वैल्यू के लिए इनर स्टेप ने उसके जो इनर लूप है उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होना है। अगर आप फर्स्ट वाले लूप को देखें तो ये इनफाइनाइट लूप है, आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं आपके पास। और अगर आप इनर लूप देखें जो कि जे वाला लूप है तो ये फाइनाइट लूप है और ये डिपेंड कर रहा है आई पे। अब डॉवटेलिंग बेसिकली करता क्या है? डॉवटेलिंग बेसिकली टाइम स्लाइसिंग करता है। अगर हम पिछले स्लाइड पे प्रॉब्लम को रिकॉल करें तो 00 एक ऐसी स्ट्रिंग थी जिसकी वजह से हमारा इन्यूमरेटर जो है वो इनफाइनाइट लूप में जा रहा था और बिल्कुल एक डेड एंड पे जा रहा था। उसकी वजह से वो नेक्स्ट लेजिटिमेट स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट नहीं करवा पा रहा था, इन्यूमरेट नहीं करवा पा रहा था। तो इसका सॉल्यूशन डॉवटेलिंग ने इस तरह दिया कि क्यों ना टाइम स्लाइसिंग की जाए, हर एक स्ट्रिंग को अपना पर्टिकुलर टाइम दिया जाए, हर एक स्ट्रिंग को एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए बेसिकली इन्यूमरेट करवाया जाए या किसी मशीन से पास करवाया जाए। जब वो स्पेसिफिक टाइम उसका खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट स्ट्रिंग को बेसिक उस स्ट्रिंग को छोड़ के नेक्स्ट स्ट्रिंग पे आपका मशीन जाएगा और आपके इन्यूमरेटर को नेक्स्ट स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो टाइम स्लाइसिंग का कंसेप्ट बेसिकली डॉवटेलिंग लाया। अब ये करता किस तरह है? बेसिकली आई की हर वैल्यू के लिए आई बेसिकली आई वाला लूप स्टेप्स डिफाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए इसने एग्जीक्यूट होना है। आई की वैल्यू जब 1 होगी तो जे ने बेसिकली उतने टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, उतने टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। जस्ट लाइक थर्ड स्टेप पे अगर आप देखें सिमुलेट एम ऑन xj is basically a string for I steps only. It means जो outer loop है, जो I की वैल्यू है वो steps को डिफाइन करती है। तो आपने सिमुलेट करना है xj को m ट्यूरिंग मशीन के जरिए हमने सिमुलेट करना है xj स्ट्रिंग को m मशीन के जरिए कितने अमाउंट ऑफ I स्टेप्स के लिए। मीन के I की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 स्टेप्स के लिए, अगर I की वैल्यू 2 होगी तो हमने 2 स्टेप के लिए ही इसे एग्जीक्यूट करवाना है, उस मशीन से पास करवाना है या सिमुलेट करवाना है। नाउ इफ m एक्सेप्ट्स xj, अगर m जो मशीन है वो एक्सेप्ट कर लेती है xj को तो xj को हम डिस्प्ले कर लेंगे। तो ये 3-4 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। इससे रेलेवेंट कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जब वो एग्जाम्पल्स हम करेंगे तो ये चीज आपकी काफी क्लियर हो जाएगी। थोड़ी सी डेफिनेशन अगर हम डॉवटेलिंग की देखें, लेट्स सपोज xt बिलोंग्स टू, xt इज अ स्ट्रिंग। टी की टर्मिनोलॉजी इसलिए यूज की जा रही है कि स्पेसिफिक, क्योंकि हमने डॉवटेलिंग को टाइम स्लाइसिंग के साथ जोड़ा। तो टी बेसिकली वो टाइम ड्यूरेशन है जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्स स्ट्रिंग को बेसिकली मशीन के जरिए स्कैन करवाया जाएगा, ट्यूरिंग मशीन के जरिए स्कैन करवाया जाएगा। तो लेट्स सपोज xt इज अ स्ट्रिंग दैट बिलोंग्स टू l। नाउ m accepts xt, m मशीन जो है वो xt को अगर एक्सेप्ट कर रही है then it must accept xt in some finite number of steps. Now अब आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए किसी भी स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट या इन्यूमरेट नहीं करवा सकते। आपने xt को एक्सेप्ट करना है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में, जो कि आई के जरिए, अगर पिछली स्लाइड को आप रिकॉल करें तो आई के जरिए बेसिकली हमने स्टेप्स का बताया। नाउ ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स को हमने डिनोट किया k के साथ। लेट्स से दिस नंबर इज k। ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हमें क्या बता रहा है? k बता रहा है। इट मींस हम ये इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं खुद से कि i इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ k t।
यानी किसी भी स्ट्रिंग को मैक्सिमम k स्टेप्स और t ड्यूरेशन के लिए, किसी भी स्ट्रिंग को हमने एक्सेप्ट करवाना है मैक्सिमम k स्टेप्स में और t ड्यूरेशन के लिए। ये चीज आपने जहन में रखनी है। The string xt will be outputted if that particular string is accepted in that particular इतने नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए और इस टाइम ड्यूरेशन में, फिर उस स्ट्रिंग को आउटपुट टेप के जरिए आउटपुट करवा दिया जाएगा। Now that is because m is simulated from x1 to xi for I steps। तो अगर पिछली स्लाइड को आप रिकॉल करें तो आउटर लूप को हमने आउटर लूप के लिए हमने i वेरिएबल यूज किया था और वो स्टेप्स के लिए था। ये कंडीशन स्टिल आप अगर थोड़ा सा ध्यान करें इस पे, तो सिंस i is greater than or equal to t, hence x of t belongs to x1 to xi, and since i is greater than or equal to k, hence m will accept xt in k number of steps, it means in finite number of steps। और once वो string x of t string accept हो जाए तो उसके बाद x of t को आउटपुट टेप के जरिए बेसिकली डिस्प्ले करवाया जाएगा या आउटपुट करवाया जाएगा आउटपुट टेप के जरिए। Hence all the strings that are in L are enumerated by this enumerator। Now to see if x does not, let's suppose x does not belongs to L, then E will not enumerate it। अगर x कोई भी string किसी इस लैंग्वेज L से बिलोंग ही नहीं कर रही तो फिर E will not enumerate it। जो इन्यूमरेटर है वो भी x को इन्यूमरेट नहीं करेगा। We simply observe that E only इन्यूमरेटर E सिर्फ उन स्ट्रिंग्स को इन्यूमरेट करेगा जो कि ट्यूरिंग मशीन M के लिए एक्सेप्टेबल हैं, जो कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज L को फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज, ये बेसिकली हम कंक्लूजन्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर मैथमेटिकल डिस्कशंस जो हमने पिछले स्लाइड पे की है। अब एक एग्जाम्पल के जरिए पैलिंड्रोम के एग्जाम्पल के जरिए डवटेलिंग को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि उस स्लाइड्स पे हमने 4 ही स्टेप्स पढ़े। एक हमने आउटर लूप पढ़ा i, जो कि नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए था। फिर हमने इनर लूप पे आए। इनर लूप जो j का लूप था, बेसिकली वो आउटर लूप पे डिपेंड कर रहा था और आउटर लूप उसके लिए नंबर ऑफ स्टेप्स को कंसिडर करवा रहा था। तो पैलिंड्रोम बेसिकली क्या होता है? पैलिंड्रोम एक ऐसी स्ट्रिंग होती है जो कि आप अगर दोनों तरफ से पढ़ें, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ें या डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ें, तो वो सेम ही हो, वो सेम ही आपको नजर आए। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 1 2 1 हमारे पास एक स्ट्रिंग है। तो 1 2 1 को अगर आप इस डायरेक्शन में भी पढ़ें तो ये 1 2 1 ही है। अगर 1 2 1 को हम इस डायरेक्शन में भी पढ़ें तो ये 1 2 1 ही एग्जैक्टली, ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो अगर इस स्ट्रिंग का रिवर्स इसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के बराबर हो, इक्वल हो, तो वो पैलिंड्रोम कहलाता है। तो पैलिंड्रोम के एग्जांपल को डवटेलिंग के जरिए करते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन द प्रोसेस विद अ कंक्रीट एग्जांपल। फॉर i इज इक्वल टू 1, i किस चीज के लिए था? स्टेप्स के लिए था। ये चीज आपने जहन में रखनी है। और हम पैलिंड्रोम को देख रहे हैं, तो आपने जरा ध्यान से इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखना है। i is equal to 1 मीन हमने 1 स्टेप में ये तमाम की तमाम ऑपरेशन, इन अदर वर्ड्स जब i is equal to 1 होगा तो हमने जितनी भी प्रोसेसिंग करनी है वो हमने सिंगल स्टेप के अंदर रहते हुए करनी है। we start by allowing m, हमने जब स्टार्ट करना है तो हमने ट्यूरिंग मशीन को अलाउ करना है टू सिमुलेट ऑन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 बाइनरी स्ट्रिंग्स। जब हम इनिशिएट करें तो डेफिनेटली हमारे पास बाइनरी स्ट्रिंग्स कौन कौन सी होती हैं? एक हमारे पास 0 है जिसे हमने x1 कह दिया और दूसरा हमारे पास 1 है। अब सिंगल स्ट्रिंग, अगर हम 0 1 में स्ट्रिंग्स बनाएं और सिंगल स्ट्रिंग की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितनी आ सकती हैं? 2 पॉसिबिलिटीज, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो x0 को मैंने x1 कह दिया, x1 is equal to 0, और 1 को मैंने x2 कहा, x2 is equal to 0। Now we have to simulate both these binary strings for only 1 step each, क्योंकि i is equal to 1 है। If m identifies either of these strings, अगर हमारा ट्यूरिंग मशीन आइडेंटिफाई कर लेता है, in other words एक्सेप्ट कर लेता है both these strings as palindrome, अगर वो इन दोनों स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम, जो पैलिंड्रोम की कंडीशन है, हमने इफ की कंडीशन लगानी है। जब भी हम स्ट्रिंग के लिए पैलिंड्रोम का देख रहे होते हैं तो हम बेसिकली उस स्ट्रिंग का रिवर्स ऑर्डर फाइंड करते हैं।
और फिर उस रिवर्स ऑर्डर स्ट्रिंग को ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करते हैं। अगर ये दोनों इक्वेट कर जाएं तो ये हमारे पास पैलिंड्रोम होता है। तो बेसिकली ये आइडेंटिफाइज का यही मतलब है, इफ m आइडेंटिफाइज आइदर ऑफ दीज स्ट्रिंग्स एज पैलिंड्रोम। कौन कौन सी स्ट्रिंग है हमारे पास? 0 और x1 और x2, x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 1। अगर हमारा मशीन जो है m जो है वो इन दोनों स्ट्रिंग्स को पैलिंड्रोम आइडेंटिफाई कर लेता है, कितने स्टेप्स में? 1 स्टेप में। ये 1 स्टेप कौन डिफाइन कर रहा है? ये i इज इक्वल टू 1 डिफाइन कर रहा है। देन वी हैव टू आउटपुट देम एज पैलिंड्रोम्स। फिर हमें इसे आउटपुट टेप के जरिए इन दोनों स्ट्रिंग्स को एज अ पैलिंड्रोम डिस्प्ले आउटपुट करवाना होगा। इफ नॉट, अगर हमारी जो मशीन m है वो इन दोनों स्ट्रिंग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती एज अ पैलिंड्रोम, we move on to the next value। हम next value i की next value पे हम move कर जाएंगे and repeat the process with a longer simulation time। definitely फिर longer simulation time होगा। longer simulation time इसलिए होगा, यहाँ 1 step के लिए हम कर रहे थे और फिर हमने किस पे move कर जाना है? i is equal to 2 पे। अब जब हम 2 पे जाएंगे, क्योंकि हम इसकी डफ टेलिंग की एप्लीकेशन पैलिंड्रोम को डिस्कस कर रहे हैं। जब हम i इज इक्वल टू 2 पे जाएंगे तो हमने अब बाइनरी स्ट्रिंग की 2 की तमाम पॉसिबिलिटीज देखनी है। तो सबसे पहले तो 0 और 1 को मैंने x1 x2 कह दिया। फिर 2 के कॉम्बिनेशन से जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है, 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी है? x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6। नाउ मैंने इन तमाम स्ट्रिंग्स को, मेरे पास 6 स्ट्रिंग्स हैं, इन तमाम स्ट्रिंग्स को मैंने सिमुलेट करवाना है m के जरिए, m मशीन के जरिए फॉर 2 स्टेप्स ईच। इट मींस यहां मेरे पास सिमुलेशन का ड्यूरेशन ज्यादा होगा। पिछले आइटरेशन में सिमुलेशन का ड्यूरेशन कम था क्योंकि मैं 1 स्टेप के लिए कर रहा था, क्योंकि मैं 1 स्टेप के लिए उसे सिमुलेट करवा रहा था, उसकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देख रहा था। एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन क्या? कि क्या ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, क्या ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। नाउ अगेन हमने क्या करना है? इफ m identifies these strings, any one of these strings as a palindrome within 2 steps, याद रखना है within 2 steps, क्योंकि i की वैल्यू क्या है? 2 है। we output them as palindromes। if not, we continue to increase। अब हमने क्या करना है? अगर वो इनमें से किसी भी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो डेफिनेटली हमें नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है और नेक्स्ट स्टेप पे i की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब हम जब सिमुलेशन करेंगे तो हर बार सिमुलेशन के लिए हमने 3 स्टेप्स यूज करने हैं। इट मींस हमारे पास ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। तो होपफुली टाइम स्लाइसिंग के कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे डफ टेलिंग के जरिए, और ये डफ टेलिंग के कंसेप्ट के जरिए ही हमने उस प्रॉब्लम को रिमूव किया है। क्योंकि अगर आप ओरिजिनल प्रॉब्लम को देखें तो 0 0 एक ऐसी स्ट्रिंग थी जिसपे हमारी मशीन लूप में जा रही थी, फॉरएवर लूप में जा रही थी, डेड एंड में हम जा रहे थे। अब क्योंकि हमने हर स्ट्रिंग से टाइम ड्यूरेशन एसोसिएट कर ली है, तो एक स्ट्रिंग अगर इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट भी हो रही है तो वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होगी। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप उसे स्किप करके नेक्स्ट स्ट्रिंग पे चले जाओगे। तो डफ टेलिंग के कंसेप्ट की वजह से वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो कि लूपिंग की प्रॉब्लम थी, फॉरएवर हम डेड एंड पे जा रहे थे, वो रिमूव हो रही थी वो प्रॉब्लम। नाउ अनदर पॉइंट इज दैट बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारा इन्यूमरेटर e जो है वो कुछ स्ट्रिंग्स को इन्यूमरेट कर लेता है। इट मींस वो कुछ स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अब बार बार जब आप उसे स्ट्रिंग दोगे तो वो एक ही स्ट्रिंग को, वो ऑलरेडी फर्स्ट टाइम एक स्ट्रिंग को, लेट सपोज 0 1 एक स्ट्रिंग है, 0 0 1 को वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुका है, एक्सेप्ट कर चुका है। अब थोड़ी देर बाद अगर उसी इन्यूमरेटर मशीन को आप दोबारा ये स्ट्रिंग देते हो तो वो इन्यूमरेटर ऑलरेडी इसे आइडेंटिफाई कर चुका है, वो इन्यूमरेटर ऑलरेडी इसे इन्यूमरेट कर चुका है, वो इन्यूमरेटर ऑलरेडी इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर चुका है, तो उसे बार बार नहीं करना चाहिए। इट्स सॉर्ट ऑफ एनोइंग। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि बेसिकली इन्यूमरेटर e जो हमारे पास है वो उन तमाम स्ट्रिंग्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन रखता है अपने पास जो ऑलरेडी वो इन्यूमरेट कर चुका है।
अब नेक्स्ट टाइम अगर वही स्ट्रिंग उसे मिलती है तो वो डेफिनेटली वो सारी प्रोसेसिंग उसके लिए नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी उसे एक्सेप्ट कर चुका है। तो दिस इज वन ऑफ द माइनर कंसेप्ट दैट आई वांट टू present in front of you. Now there is an exercise, ये आपकी एक्सरसाइज है, आप कोशिश करें कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बहुत इजी है। शो दैट इफ L is Turing recognizable, L हमारे पास कोई भी जेनेरिक लैंग्वेज है, अगर वो Turing recognizable है then there is an enumerator E that enumerates L। अगर L एक जो लैंग्वेज है उसे कोई ट्यूरिंग मशीन M ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रही है, तो इस क्वेश्चन में है कि then there must be an enumerator E that enumerates L। फिर हमारे पास एक enumerator E भी होना चाहिए जो कि इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे। Furthermore, each string of L is enumerated by E exactly once। तो आपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का भी ख्याल रखना है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो सारे रिकॉर्ड्स अपने पास स्टोर रखेगा। तो इसका सोल्यूशन बहुत इजी है, आपने खुद इसे करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। Now there is a concept of definition of an algorithm क्या है। बाज़-औक़ात intuitive notion of algorithm एक terminology यूज होती है। Intuitive notion कहते हैं कि किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी कंसेप्ट के बारे में, किसी भी प्रोसेस के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना मैथमेटिकल स्टफ के जरिए। तो बाज़-औक़ात जो इंट्यूटिव नोशन ऑफ एल्गोरिदम है वो इक्वेट करता है, बाज़-औक़ात हम ये इक्वली इन टर्म्स में यूज करते हैं कि ट्यूरिंग मशीन के एल्गोरिदम्स क्या हैं। तो अगर आपको याद हो कि कोई भी टास्क हमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में या कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलप करें तो हम उसके डिजाइन फेज में एल्गोरिदम डेवलप करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एल्गोरिदम हम फर्दर फिर अपनी प्रोसेसिंग हमारी बहुत इजी हो जाती है। तो जितने भी ट्यूरिंग मशीन्स और इन्यूमरेटर हमने डिस्कस किए, हमने जनरेट किए किसी भी स्ट्रिंग से, तो हम उनके एल्गोरिदम डेवलप कर सकते हैं। अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को देखें, एन एल्गोरिदम इज अ ट्यूरिंग मशीन। एल्गोरिदम बेसिकली हमारे पास एक ट्यूरिंग मशीन ही है दैट हॉल्ड्स ऑन ऑल इनपुट्स। हॉल्ड्स का मतलब यह है कि वो ट्यूरिंग मशीन या तो एक्सेप्ट करेगी स्ट्रिंग को या रिजेक्ट करेगी। इट मींस वो कोई ना कोई डिसीजन ले रही है। दैट्स वाई हमने कहा कि एन एल्गोरिदम इज अ डिसाइडर। वो कोई ना कोई डिसीजन लेगा, या तो वो किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा या तो वो किसी स्ट्रिंग को रिजेक्ट करेगा। तो दैट्स वाई एन एल्गोरिदम इज ऑल्सो नोन एज अ डिसाइडर। एक थीसिस की टर्मिनोलॉजी यूज होती है, चर्च ट्यूरिंग थीसिस की। ये बेसिकली कोई एल्गोरिदम नहीं है, is just a theorem कि the church Turing thesis states that the intuitive notion of algorithm, जो intuitive notion of algorithm है, is equivalent to the mathematical concept of a Turing machine। जब भी आप ट्यूरिंग मशीन से रेलेवेंट मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हम करेंगे आगे, तो वो सारी की सारी बेसिकली इंट्यूटिव नोशन ऑफ एल्गोरिदम्स में ही आती है। अगर हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करें ट्यूरिंग मशीन के बारे में या हम इन्यूमरेटर के बारे में, इंट्यूटिव नोशन ऑफ एल्गोरिदम्स, इट मींस कि हम उसके मैथमेटिकल कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं। इन टॉपिक से रेलेवेंट अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो, इन्यूमरेटर से रेलेवेंट, इन्यूमरेटर की प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए डवटेलिंग हमने यूज किया और डवटेलिंग के बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।